हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम इम्यूनोलॉजी की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने टी सेल डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के बारे में पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ टी सेल भी बताए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से टी सेल थाइमस में आते हैं और किस तरह से वो 4 सब टाइप्स हैं जो टी सेल की, टी एस, टी डी, टी एच और टी एस, टी सी, टी एस, टी डी और टी एच, ये चारों जनरेट होती हैं, और किस तरह से डिफरेंट मार्कर्स टी सेल पे डेवलप होते हैं और कैसे टी सेल इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी के जनरेशन में। ये अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप मैच्योरेशन और डेवलपमेंट का लेक्चर देखें और फिर टी सेल रिसेप्टर पर आए, क्योंकि इम्यूनोलॉजी में लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स को आप लिंक वाइज देखेंगे, जिस सीरीज़ में मैं डाल रही हूँ उस सीरीज़ में देखेंगे, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप बीच बीच में से टॉपिक देखेंगे तो आपका लिंक डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक इम्यून रिस्पॉन्स का जो बेसिक वीडियो है वो अभी मैं डाल नहीं पा रही हूँ किन्हीं कारणों से, मैं जैसे ही पॉसिबल होता है उसको डालूंगी, तो वो भी आप सब ज़रूर देखिएगा। तो आज फर्दर डिले ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, अब मैं टॉपिक पर आऊँ इससे पहले थोड़ा सा हम एक बार, मैं आपको पीछे इसलिए ले जाती हूँ क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को बेस से समझते हैं, जड़ से पकड़ कर चलेंगे, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये समझ लें कि रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर, यदि हम उसका बेसिक इंग्लिश से मतलब देखें तो रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करने वाला। जो किसी भी चीज़ को रिसीव करता है उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। और यदि हम इसे बायोलॉजी की भाषा में देखें तो रिसेप्टर को ज़्यादातर हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि सेल पे प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के अंदर एंटर करने वाले किसी भी मॉलिक्यूल्स को रिसीव करके उन मॉलिक्यूल्स की सेल में एंट्रेंस आसान करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल को जाने का रास्ता प्रोवाइड करते हैं उनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। अब टी सेल और बी सेल, जब मैंने आपको टी सेल का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपसे कहा था कि टी सेल एक प्रकार का लिम्फोसाइट है विच इज़ अ टाइप ऑफ ए ग्रैन्युलोसाइट, एंड ए ग्रैन्युलोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC, बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स का एक प्रकार है ये। और बेसिकली ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, दैट इज इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते। और मैंने ये बताया था कि इम्यूनिटी के जनरेशन में टी सेल, स्पेशली टी हेल्पर सेल, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब तक टी हेल्पर सेल एक्टिवेट नहीं होगा इम्यूनिटी का किसी भी लेवल पर आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। और इस टी सेल के एक्टिवेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टी सेल रिसेप्टर। यदि आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो तो वहाँ हमने क्लियरली बात करी थी कि TCR यानी टी सेल रिसेप्टर एक CD3 नामक मार्कर के साथ जुड़कर TCR CD3 कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इस कॉम्प्लेक्स का काम होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर उपस्थित एंटीजन को पहचानना। अगर ये TCR CD3 कॉम्प्लेक्स नहीं हो तो एंटीजन नहीं पहचाना जाएगा। और इसी के साथ मैंने एक बात और कही थी कि अगर टी सेल के सामने एंटीजन अकेला प्रेजेंट होगा बिना MSC के तो भी एंटीजन नहीं पहचाना जाएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि टी सेल MSC रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। टी सेल एंटीजन को तब पहचानेंगे जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन के फ्रेगमेंट्स को MHC ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अपने सरफेस पे प्रेजेंट करेगा, तब TCR CD3 जो कि टी सेल पे उपस्थित है वो एंटीजन को पहचानेगा। और साथ में अगर टी हेल्पर सेल है तो CD4 मार्कर होगा जो कि MHC क्लास सेकंड को पहचानेगा, है ना। ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझा चुकी हूँ। आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बार पिछला वीडियो देखिए, और कहीं भी कोई कंसेप्ट आपको समझने में अगर दिक्कत जा रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं ट्राई करूँगी कि एक बार आपको बोर्ड पर भी उसका एक्सप्लेनेशन दे दूँ। ठीक है, तो अब हम टी सेल रिसेप्टर पर आते हैं। यानी इतना तो आप समझ गए कि टी सेल रिसेप्टर का जो मुख्य कार्य है वो है एंटीजन का रिकग्निशन। ठीक है ना। टी सेल रिसेप्टर जो होते हैं, टी सेल के रिसेप्टर्स भी होते हैं और बी सेल के रिसेप्टर्स भी होते हैं। यदि आपने मेरा इम्यूनोग्लोबुलिन का वीडियो देखा है जो कि इम्यूनोलॉजी की सीरीज में मेरा फर्स्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो बी सेल के ऊपर
प्रेजेंट होता है। और मैंने ये भी बताया कि बी सेल के जो रिसेप्टर्स हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। अगर ये इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रीटरी इन नेचर है तो ये एंटीबॉडी एक्टिविटी भी रखता है, और अगर ये सिक्रीटरी इन नेचर नहीं है, केवल मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के रूप में बी सेल के रिसेप्टर के रूप में काम करता है। यानी कि टी और बी सेल दोनों के ऊपर रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ आपकी ध्यान को इस बात पे ले जाना चाहूँगी कि दोनों के रिसेप्टर्स में अंतर क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। टी सेल और बी सेल दोनों के ही रिसेप्टर में दो मुख्य अंतर हैं। सबसे पहला ये कि जो बी सेल का रिसेप्टर होता है, जैसा मैंने इम्यूनोग्लोबुलिन के वीडियो में भी डिस्क्राइब करा है कि बी सेल का रिसेप्टर कभी कभी सिक्रीटरी इन नेचर हो सकता है, यानी कि वो एंटीबॉडी के रूप में ब्लड में सिक्रीट हो जाएगा, और कई बार वो सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है। ठीक है, दोनों तरह से रहता है। लेकिन टी सेल का जो रिसेप्टर होता है, टी सेल का रिसेप्टर कभी भी सिक्रीटरी इन नेचर नहीं होता, वो केवल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है ना, बी सेल का रिसेप्टर सिक्रीटरी होगा नेचर में, लेकिन जो टी सेल का रिसेप्टर होगा वो कभी भी सिक्रीटरी नहीं होगा, वो सदैव सेल की सतह पर, सेल के सरफेस पर उपस्थित होगा, और वहीं उपस्थित रहकर एंटीजन को मतलब एंटीजन से बाइंड करेगा और सिग्नल ट्रांसडक्शन करेगा, यानी कि एंटीजन के पास आ गया इस बात के सिग्नल अंदर तक पहुंचाएगा। ठीक है ना, तो पहला अंतर हुआ कि बी सेल का रिसेप्टर सिक्रीटरी इन नेचर हो सकता है, लेकिन टी सेल का रिसेप्टर कभी भी सिक्रीटरी इन नेचर नहीं होता, वो सदैव मेम्ब्रेन बाउंड होता है। दूसरा अंतर ये है कि जो बी सेल टी सेल के रिसेप्टर होते हैं, टी सेल के बारे में मैं आपको शुरू से एक बात बता रही हूँ कि टी सेल एमएचसी रिस्ट्रिक्टेड होता है, मगर बी सेल एमएचसी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। यानी कि टी सेल एंटीजन को केवल तब पहचानेगा जब एंटीजन एमएससी के साथ में प्रेजेंट होगा, लेकिन बी सेल एंटीजन को बिना एमएससी के भी मतलब पहचान लेता है। लेकिन बी सेल के रिसेप्टर ऐसे नहीं है कि वो एमएचसी रिस्ट्रिक्टेड हो, लेकिन टी सेल के रिसेप्टर स्पेसिफिकली एमएचसी रिस्ट्रिक्टेड हैं, यानी कि वो एंटीजन को तभी पहचानेंगे जब एंटीजन एमएचसी के साथ में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये दो अंतर जो हैं ये बहुत ही स्पेसिफिकली आपको पता होने चाहिए कि टी सेल के रिसेप्टर सिक्रीटरी नहीं होते, बी सेल के रिसेप्टर सिक्रीटरी होते हैं, और टी सेल के रिसेप्टर जो हैं वो एमएचसी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, और बी सेल के रिसेप्टर ज़्यादातर एमएचसी रिस्ट्रिक्टेड ऐसे नहीं होते। ठीक है, देन हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टी सेल रिसेप्टर पर। देखिए, इस स्ट्रक्चर को मैं दो वर्जन्स में आपको समझाऊंगी। अभी पहला वाला जो है ये सिर्फ मैं टी सेल का रिसेप्टर बता रही हूँ आपको, ठीक है, और टीसीआर CD3 का अलग से बताते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बेसिक टी सेल रिसेप्टर के स्ट्रक्चर की यदि बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो चेन्स होती हैं, एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। ठीक है, अल्फा चेन और बीटा चेन। जो अल्फा चेन होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, और जो बीटा चेन होती है वो बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखिए, आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये डायग्राम आप तीन हिस्सों में देख पाएंगे। सबसे ऊपर का जो हिस्सा है उसमें आपको दिख रहा है ये सेल्यूलर डोमेन्स हैं। इन डोमेन्स को जो घुमावदार स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड एज सेल्यूलर डोमेन्स। इसके बाद दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बनी हुई है सेल की, और इसको स्पैन करता हुआ एक रीजन दिख रहा है जिसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन। ये जो हरा हरा ग्रे मेम्ब्रेन के ऊपर सटा हुआ दिख रहा है इसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन। और ये सबसे नीचे का जो पूंछ की तरह आपको एक नीचे हिस्सा दिख रहा है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक टेल। सो यदि मैं एक जनरलाइज्ड व्यू में टी सेल के रिसेप्टर की बात करूं तो ये तीन स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर्स में टी सेल रिसेप्टर विभाजित होता है। पहली बात तो ये कि दो चेनों का बना होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा चेन का एसिडिक नेचर है और बीटा चेन का बेसिक नेचर है, और ये तीन हिस्से जिनमें ये चेन्स विभाजित होती हैं ये होता है सेल्यूलर डोमेन्स। ये जो ऊपर की तरफ आपको घुमावदार स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सेल्यूलर डोमेन्स हैं। देन बीच वाला जो आपको मेम्ब्रेन स्पैन करती हुई एक रीजन दिख रहा है ये ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है, और सबसे नीचे जो आपको एक पूंछ दिख रही है, टेल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये साइटोप्लाज्मिक टेल है।
ओके। देन बात करें ऊपर की तरफ, आपको ये एन दिख रहा है, ये जो है ये इसका अमीनो टर्मिनल एंड है, और नीचे की तरफ ये जो सी है ये इसका कार्बोक्सिल एंड है, यानी कि चेन के दो एंड हो गए। आपको याद होगा मैंने इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर में भी आपको ये बात बताई थी कि दो एंड हैं। स्ट्रक्चर देखिए काफ़ी कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर जैसा ही है, वहाँ पे बस लाइट चेन और हैवी चेन थी, यहाँ अल्फा और बीटा चेन है ना। बाकी वहाँ पर भी हम देख पा रहे थे कि ऊपर एन टर्मिनल एंड था, नीचे जो है वो सी एंड है। डोमेन स्ट्रक्चर मैंने आपको इम्यूनोग्लोबुलिन में भी बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन में भी डोमेन स्ट्रक्चर होता है, कई बुक्स में आपको मिलेगा, है ना। तो ये दो तीन बातें सेम है। फिर एक और चीज़ सेम है, यहाँ पर भी इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड और इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड वो होते हैं जो चेन के दो चेनों के बीच में प्रेजेंट सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, यानी दो चेन को जोड़ने वाले बॉन्ड इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड कहलाते हैं। और एक ही चेन के अंदर उपस्थित जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। एक ही चेन के पार्ट को जो लिंक करें उनको हम इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं। देन यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है आपको, वो ये कि जो अल्फा चेन होती है उसके अंदर दो जीन होते हैं, वेरिएबल जीन और जॉइनिंग जीन, ठीक है। और जो बीटा चेन होती है उसके अंदर तीन जीन होते हैं, वेरिएबल, डाइवर्सिटी और जॉइनिंग, ठीक है। जो अल्फा चेन होती है उसमें आपको दो जीन मिलेंगे, वेरिएबल और जॉइनिंग, और जो बीटा चेन होती है वहाँ पर आपको तीन जीन मिलेंगे, वेरिएबल, डाइवर्सिटी और जॉइनिंग। जस्ट आप इसको एक सिमिलर वे में याद रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको इम्यूनोग्लोबुलिन में बताए थे ना, कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन। ये रीजन नहीं है, ये जीन एनकोडर्स हैं, यही जाके आगे जाके वेरिएबल जीन के लिए कोड करेंगे, डाइवर्सिटी जीन के लिए करेंगे और जॉइनिंग जीन के लिए करेंगे। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो अल्फा चेन है उसके अंदर वेरिएबल और जॉइनिंग दो जीन होते हैं, और जो बीटा चेन है उसके अंदर वेरिएबल, डाइवर्सिटी और जॉइनिंग, ठीक है, तीन जीन होते हैं। देन ये तो हुआ TCR CTG का स्ट्रक्चर। फटाफट से रिकैप कर ले, सॉरी TCR का स्ट्रक्चर फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको क्या मेजर बातें कही। मैंने आपसे कहा कि जो TCR होता है उसमें दो चेन्स होती हैं, एक होती है अल्फा चेन और दूसरी होती है बीटा चेन। अल्फा चेन जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, बीटा चेन जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसे हम तीन भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर जो है वो है सेलुलर डोमेन का, जो ये घुमावदार स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सेलुलर डोमेन का है। बीच वाला जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जो ग्रे कलर की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन कहते हैं। और जो सबसे नीचे एक पूंछ टाइप की आपको निकली हुई दिख रही है उसको हम साइटोप्लाज्मिक टेल कहते हैं, ठीक है। देन ऊपर और नीचे इसके दो हिस्से होते हैं रिसेप्टर के, ऊपर की तरफ एन टर्मिनल या अमीनो एंड होता है और नीचे की तरफ कार्बोक्सिल एंड होता है, ठीक है। देन इसके बाद यदि हम इसकी बात करें इसमें बॉन्ड्स की, तो यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड, चेन को एक ही चेन में पाए जाने वाले बॉन्ड्स जो हैं वो इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड कहलाते हैं, जो कि एक ही चेन को जोड़ रहे हो, जैसे ये डॉटेड दिख रहे हैं आपको, और ये जो एक ग्रीन स्ट्रिप दिख रही है जो दो चेनों को जोड़ रही है ये इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड है। देन इस अल्फा चेन के अंदर दो जीन मिलेंगे आपको, वेरिएबल और जॉइनिंग, और बीटा चेन के अंदर आपको तीन जीन मिलेंगे, वेरिएबल, डाइवर्सिटी और जॉइनिंग। ये मैंने आपको TCR सिर्फ टी सेल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर बताया। अब अगर आपने मेरा टी सेल का डेवलपमेंट का वीडियो देखा हो तो जो मैंने स्टार्टिंग करी थी वहाँ मैंने आपसे बोला था कि TCR जो है वो अकेला असक्षम है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में। अगर मैं खाली TCR को एंटीजन के सामने छोड़ दूँ तो वो एंटीजन रिकॉग्निशन कर भी ले, लेकिन वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन नहीं करवा पाएगा। और इसका कारण मैंने आपको ये बताया था कि जो TCR रिसेप्टर होता है, टी सेल रिसेप्टर, उसकी साइटोप्लाज्मिक टेल बहुत छोटी होती है। उसकी साइटोप्लाज्मिक टेल छोटी होने के कारण वो सेल जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ से जो न्यूक्लियस तक सिग्नल का ट्रांसडक्शन होना चाहिए वो अकेला TCR अच्छे से नहीं कर पाएगा। अर्थात TCR असक्षम है सिग्नल ट्रांसडक्शन करवाने में। यदि सिग्नल ट्रांसडक्शन अच्छे से नहीं होगा, यदि किसी सेल तक ये संदेश ही नहीं पहुंचेगा कि एंटीजन अप्रोच कर गया है, तो किस तरह से वो सेल मतलब उस सेल का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए, और इसका कारण क्या है, क्योंकि उसकी साइटोप्लाज्मिक टेल जो होती है टीसीआर की वो छोटी होती है, इसलिए इस टीसीआर को सहायता लेनी पड़ती है एक ऐसे मॉलिक्यूल की जो उसके साथ जुड़े और उसकी छोटी जो टेल है इसका कुछ सॉल्यूशन करे, ताकि उस मॉलिक्यूल की टेल की मदद से जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है एंटीजन सेल के पास अप्रोच कर रहा है, जो इस बात का मैसेज है वो सेल के न्यूक्लियस तक अच्छे से पहुंच पाए। ठीक है, देन TCR CD3 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सदैव एंटीजन का रिकॉग्निशन TCR CD3 कॉम्प्लेक्स ही करेगा, अकेला TCR नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो साइटोप्लाज्मिक टेल है वो बहुत छोटी है। तो TCR जुड़ता है एक CD3 चेन के, कह लीजिए इसे एक मार्कर कह लीजिए, एक डाइमर कह लीजिए, उसके साथ जुड़ता है। अब CD3 क्या है, CD3 का स्ट्रक्चर यहाँ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। CD3 हेट्रोडाइमर है जो कई सारी चेन से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर तकरीबन आई थिंक 4 या 5 टाइप की चेन्स होती हैं, गामा एप्सिलॉन, डेल्टा एप्सिलॉन, जीटा होमोडाइमर और जीटा जीटा हेट्रोडाइमर। ठीक है, ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ये जो है ये TCR है जो आपको सेंटर में दिख रहा है। अब देखिए यहाँ आपको सेल्यूलर डोमेन भी क्लियरली दिख रहे हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन भी क्लियरली दिख रहा है और ये टेल भी क्लियरली दिख रही है। ये देखिए, ये आपको इंटरडाइसल्फाइड बॉन्ड भी दिखेंगे और इंटरडाइसल्फाइड बॉन्ड भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंटर में TCR है और TCR के साथ में एक हेट्रोडाइमर जुड़ा हुआ है जो कई चेन्स का कॉम्प्लेक्स है। ये जो हेट्रोडाइमर साथ में जुड़े हैं ना, ये एक्चुअली CD3 है। यानी मैं क्या कह रही हूँ समझने की कोशिश करिए। CD3 एक्चुअली एक डाइमर है विच इज़ फर्दर मेड अप ऑफ 4 to 5 टाइप्स ऑफ चेन। और ये कौन कौन सी चेन होती है CD3 में? गामा एप्सिलॉन, डेल्टा एप्सिलॉन, 2 जीटा जीटा के होमोडाइमर होते हैं और एक जीटा ईटा का होमोडाइमर होता है। इन सब चेन्स को कंपाइल करके देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CD3 मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। और ज़्यादातर जो टी सेल्स होते हैं उनके अंदर जीटा जीटा होमोडाइमर वाली चेन ही पॉपुलर होती है, मतलब जीटा जीटा होमोडाइमर से ही CD3 का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। बट ये अगेन स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी कर सकता है। Okay, then in TCR CD3 complex अल्फा बीटा चेन डिटरमाइन लिगेंड बाइंडिंग कैपेसिटी एंड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, जो TCR CD3 कॉम्प्लेक्स होगा उसमें जो लिगेंड बाइंडिंग कैपेसिटी है, बाइंडिंग की जो क्षमता है, वो ये अल्फा और बीटा चेन देंगी। समझ रहे हैं आप, अल्फा और बीटा चेन बाइंडिंग की क्षमता देंगी। लेकिन ये जीटा जीटा, जीटा ईटा, जीटा एप्सिलॉन, डेल्टा एप्सिलॉन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये CD3 का कॉम्प्लेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है ताकि एंटीजन को पहचान के ये सिग्नल को न्यूक्लियस तक ट्रांसड्यूस कर पाए। सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं होगा तो ये मैसेज न्यूक्लियस तक नहीं जाएगा कि एंटीजन पास अप्रोच कर गया है। मैसेज न्यूक्लियस तक नहीं जाएगा तो टी सेल को एक्टिवेट करने वाले जीन जागृत नहीं हो पाएंगे, जग नहीं पाएंगे और टी सेल का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। सो TCR अकेला एंटीजन रिकॉग्निशन के लिए असक्षम है, उसे चाहिए अपने साथ में CD3 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब लेकिन CD3 मॉलिक्यूल जुड़ गया कोई बात नहीं, पर CD3 का काम है सिग्नल ट्रांसडक्शन और लिगेंड बाइंडिंग, बाइंड कैसे करना है, ये काम में मददकारी कौन होगी? ये अल्फा और बीटा चेन, जो कि TCR का, टी सेल रिसेप्टर का भाग है। ठीक है, देन इसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये तो मैंने आपको बताया ही स्ट्रक्चर बताते समय कि जो एक्सटर्नल डोमेन्स होते हैं, ये जो घुमावदार स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे हैं, इनको एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन या फिर सिर्फ सेल्यूलर डोमेन्स भी कहा जाता है। ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन का जो मेन काम होता है, जिस सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए मुख्यतः CD3 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, उस सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम ज़्यादातर जीटा जीटा होमोडाइमर करता है। लेकिन जीटा ईटा भी होता है, ये मैंने बताया ना, गामा एप्सिलॉन होता है, डेल्टा एप्सिलॉन होता है, जीटा जीटा और जीटा ईटा, चारों टाइप के हो सकते हैं। किसी किसी TCR CD3 कॉम्प्लेक्स में केवल जीटा जीटा होमोडाइमर हो सकता है, ज़्यादातर जीटा जीटा ही पॉपुलर है और जीटा जीटा बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल ट्रांसडक्शन करता है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको थोड़ी सी और क्लियर कर दूँ, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि CD3 जो है उसका काम क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा कि CD3
CD3 का स्पेसिफिक काम सिग्नल ट्रांसडक्शन है, और TCR का काम क्या है, तो उसका काम एंटीजन रिकॉग्निशन है और स्पेसिफिकली लिगेंड से बाइंडिंग है। यदि आपसे पूछें कि एंटीजन रिकॉग्नाइज कौन करता है, और इसमें आपको खाली TCR और TCR CD3 ऑप्शन में दिया है, तो आपको TCR CD3 लगाना है। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ लें कि TCR CD3 लिगेंड बाइंडिंग करता है या सिग्नल ट्रांसडक्शन करता है, या और दो ऑप्शन दे के रखे, तो वहाँ TCR CD3 लिगेंड बाइंडिंग करेगा प्लस TCR लिगेंड बाइंडिंग करेगा एंड CD3 सिग्नल ट्रांसडक्शन करेगा। तो ऑन दी होल TCR CD3 कॉम्प्लेक्स के अंदर काम बटे होते हैं। TCR जो है वो लिगेंड बाइंडिंग करता है, रिकॉग्निशन करता है एंटीजन का, उसकी अल्फा और बीटा चेन का यही काम है। और CD3 जो है वो जो कॉम्प्लेक्स चेन्स हैं CD3 की, पूरे होमोडाइमर्स हेटेरोडाइमर्स हैं, वो मिलकर के सिग्नल ट्रांसडक्शन कराते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान और ले जाऊँगी। ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जो डायग्राम के सबसे फ्रंट में है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये जीटा जीटा चेन का स्ट्रक्चर, इसके नीचे एक चीज़ यहाँ पर लगी हुई है, इसे देख पा रहे हैं आप, ये अमीनो एसिड टेल कहलाती है, ये साइटोप्लाज्मिक टेल कहलाती है। ये जो साइटोप्लाज्मिक टेल है ये एक्सटेंडेड है, बहुत लंबी है। ये साइटोप्लाज्मिक टेल को हम कहते हैं एंटीजन रिकॉग्निशन एक्टिवेशन मोटिव, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ARAM भी कहते हैं, एंटीजन रिकॉग्निशन एक्टिवेशन मोटिव। It is an extended cytoplasmic tail containing a stretch of 143 amino acids, ठीक है। ARAM यानी एंटीजन रिकॉग्निशन एक्टिवेशन मोटिव एक एक्सटेंडेड, एक लंबी अमीनो एसिड की चेन है जिसमें 143 अमाउंट याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, 143 अमीनो एसिड्स होते हैं। और ये अमीनो एसिड क्या काम करेंगे, बिल्कुल दिमाग को क्लियर रखिए, सीधी सच्ची बात है। साइटोप्लाज्मिक टेल है तो उसका मुख्य काम है सिग्नल ट्रांसडक्शन। इट गोज़ विदाउट सेइंग, TCR में बस एक ही कमी है कि वो सिग्नल ट्रांसडक्शन अकेला नहीं कर सकता, जिसके लिए उसे CD3 मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, जिसी के तहत ये एंटीजन रिकॉग्निशन एक्टिवेशन मोटिव उससे जुड़ा हुआ है, जो कुछ नहीं है 143 अमीनो एसिड्स की एक लंबी चेन है जिसका काम सिग्नल ट्रांसडक्शन में होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर जीटा जीटा होमोडाइमर के नीचे लगी होती है, इसीलिए मैंने कहा कि जीटा जीटा होमोडाइमर ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जो ARAM है एंटीजन रिकॉग्निशन एक्टिवेशन मोटिव, ये बहुत अच्छा सिग्नल ट्रांसडक्शन करता है। 90% स्पीशीज़ में यही सिग्नल ट्रांसडक्शन करेगा। एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्नल ट्रांसडक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं होगा तब तक मैसेज साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगा और रिस्पेक्टिव जीन्स का एक्टिवेशन नहीं होगा, जो कि टी सेल एक्टिवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जब हम टी सेल एक्टिवेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब तक संबंधित जीन्स एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक टी सेल का एक्टिवेशन होना संभव नहीं है। तो ये आप समझ गए, TCR CD3 का आपने स्ट्रक्चर देख लिया। TCR के स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा चेन्स होती हैं, तीनों के स्ट्रक्चर में ये आपको सेल्यूलर डोमेन्स दिखेंगे, ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन और साइटोप्लाज्मिक टेल दिखेगा, इंटर और इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो TCR है उसकी साइटोप्लाज्मिक टेल बहुत छोटी है, और CD3 मॉलिक्यूल की जो होमो और हेटेरोडाइमर की चेन है, जैसे गामा एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन जीटा जीटा और डेल्टा जीटा ईटा, ये जो होमोडाइमर्स हैं इन सब की साइटोप्लाज्मिक चेन लंबी है, और स्पेशली जो जीटा जीटा होमोडाइमर है उसके एंड में एक एंटीजन रिकॉग्निशन एक्टिवेशन मोटिव जुड़ा हुआ है जो 143 अमीनो एसिड्स का स्ट्रेच है, जिसका काम सिग्नल ट्रांसडक्शन में होता है। और TCR की अल्फा और बीटा चेन लिगेंड से बाइंड करने की स्पेसिफिसिटी देती हैं, और जितने भी CD3 की जो साइटोप्लाज्मिक टेल्स हैं उनका जो एक्सटेंडेड अमीनो एसिड का रीजन है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन कराता है। सो स्पेसिफिकली CD3 इज़ नोन फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। आई होप आपको TCR का और TCR CD3 दोनों का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे BSc के स्टूडेंट्स देख रहे हो इसे या MSc के स्टूडेंट्स देख रहे हों, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। BSc बायोटेक्नोलॉजी जो प्लेन चलता है उसमें भी 6 सेमेस्टर में इम्यूनोलॉजी आता है,
ऑनर्स में तो खैर है ही, तो वहाँ सिर्फ TCR का आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ TCR या फिर ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ TCR CD3 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है। यदि TCR CD3 का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो अगर आप ये सेकंड वाला डायग्राम भी दे देंगे, समहाउ अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है, आप एक्सप्लेन नहीं भी कर पा रहे हैं, तो डायग्राम इज मोर देन इनफ। ओनली इन बायोलॉजी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यू शुड गिव वेल लेबल्ड एंड एज फार एज पॉसिबल ड्रॉ द डायग्राम्स विथ कलर्ड पेन्स। जितना हो सके कलर्ड और खूबसूरत डायग्राम बनाइए और लेबलिंग कंप्लीट रखिए। ठीक है ना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। और अगर डिफ़िकल्टी नहीं है, आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।